गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेंच फैशन का इतिहास। जब हम विश्व के फैशन की बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले आता है ग्रीक का फैशन। यानी ग्रीस जो देश था, सबसे पुराना और सबसे बड़ा इतिहास लिए हुए है अपनी वस्त्रों के लिए। वस्त्रों के बारे में जब हम हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ग्रीस का और फिर आता है नाम फ्रांस का। फ्रांस अब कई देशों में बढ़ गया, लेकिन पहले ये कहलाया जाता था यूरोप। पूरे यूरोप की सबसे बड़ी जो फ्रांस की संस्कृति थी वो बड़ी थी, और आगे चलकर फ्रांस ही एक ऐसा देश था जो कहते हैं कि फैशन की एक तरह से राजधानी बना। पेरिस आप सभी ने नाम सुना होगा, फ्रांस की राजधानी है और वही फैशन की राजधानी भी कहलाई। 15वीं शताब्दी में फ्रांस के फैशन डिज़ाइन और उत्पादन प्रमुख हुआ। 17वीं शताब्दी के दौरान फैशन एक अमीर उद्योग हो गया। 17वीं शताब्दी में फैशन ने आधुनिक शब्द, सबसे पहला जो शब्द आपको सुनने को मिलेगा वो है हाउटे काउचर। जब भी हम कोई बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, तो सबसे पहले फ्रांस ने आविष्कार किया था रेडीमेड गारमेंट्स का। और वो कब हुआ था? ज़्यादातर जो बदलाव आया, जो फैशन में बदलाव आया, बदलाव वो आया विश्व युद्ध के समय, क्योंकि उस समय महिलाओं को औद्योगिकरण हो चुका था और महिलाओं ने अपने रेडीमेड वस्त्र सिले सबसे पहले सैनिकों के लिए। तो सैनिकों को जो वस्त्र सिल के दिए गए वही जो रोज़मर्रा में इजी थे और रोज़मर्रा में काम आते थे, उनको पहनने के लिए महिलाओं ने खुद ने सिला। मशीनों का आविष्कार हो चुका था और महिलाएं घर छोड़कर काम के लिए बाहर निकली। तो ये हाउटे काउचर तब से उसका नाम दिया गया और सबसे पहली रेडीमेड गारमेंट्स का नाम था, जो आज हम कहते हैं सिले सिलाए वस्त्र। पेरिस फैशन उद्योग के केंद्र के रूप में कार्य करता था और वैश्विक फैशन राजधानी का काम करता था। शहर में कई प्रमुख डिज़ाइनरों के घर थे, जैसे शैनल, लुई वुइटन, गिवांची, बैलमैन। ये सब आपको बताने के लिए हैं कि जो वर्ल्ड के विश्व के सबसे बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हैं वे पेरिस में ही हैं ज़्यादातर, और फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, वहीं से वो बिलोंग करते हैं। और वो इसी वजह से, उन्हीं की वजह से जो फ्रांस के कपड़े हैं वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। तो चलिए अब हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, इतिहास की तरफ। फ्रांस का इतिहास सबसे पहले शुरू हुआ 17वीं शताब्दी में। वस्त्रों को लेके जब हम बात करते हैं तो अब जैसे आप सब लोग किनको फॉलो करते हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस। रणबीर कपूर ने क्या पहना, रणवीर सिंह ने क्या पहना, दीपिका पादुकोण ने क्या पहना, आलिया भट्ट ने क्या पहना? नहीं, उस ज़माने में जो आइडियल होते थे, जिनको देख के लोग, जनता और प्रजा फॉलो करती थी, वो होते थे वहाँ के राजा। और राजा जो फ्रांस या यूरोप में एक परंपरा चली आई है, हमेशा से ऐसा होता है, राजा जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। तो एक नाम हो गया लुइस। तो लुइस का जो 14वां राजा था, तो लुइस 14 जो था वो पूर्ण सम्राट था और उसने यूरोप को पूरा मतलब यूरोप में राज किया और वही फैशन की मूर्ति बना। मतलब मूर्ति इन द सेंस कि वह एक आइडियल था, वह फैशन का नाम था जिसने कि वस्त्रों का उसको बहुत बड़ा क्रेज़ था और उसने वस्त्रों की जो परिभाषा है वही बदल दी थी। लुई 14 के शासनकाल में, अब मैं आपको जैसे बता रही थी, जो लग्जरी के सामान थे, जैसे कि परफ्यूम, हैट, विग, बड़े बड़े जूते, फर वाले कोट, जितनी भी ज्वेलरीज, पर्सेस, ये जितनी भी चीज़ें थी, इन पर नियंत्रण किसका हुआ था? शाही नियंत्रण, यानी कि राजा का नियंत्रण होता था। जो राजा ने पहन लिया वही प्रजा को फॉलो करना पड़ता था। जो राजा को पसंद है वही प्रजा पहनेगी। जो राजा ने पहन के उतार दिए कपड़े, जो पहने हुए उसके पुराने कपड़े थे, वे पुराने कपड़ों को कौन पहनते थे? वहाँ के जो उनके अधिकारी थे, उनकी दरबार में काम करने वाले दरबारी थे।
सर्दियाँ आती थी, जब बर्फ़ पड़ती थी फ्रांस में, यूरोप में, तो शैलियाँ जो स्टाइल्स होते थे कपड़ों के वो वैसे ही हो जाते थे। बड़े भारी भरकम कोट और भारी भरकम जूते, लेदर के जूते, पैंट्स, टाइट पैंट्स। और लुइस जो 14 राजा था, ये एक तरह से कह लें हम कि इसको क्रेज़ था, इसको एक पागलपन था कपड़ों को लेकर, और इसीलिए ये अपने आप को सुंदर दिखना चाहता था। आप देखिए, आप उस ज़माने में फोटोग्राफी नहीं होती थी, तो ये चित्र जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेंटिंग द्वारा बनाए हुए होते थे। तो राजा का एक परमानेंट पेंटर होता था जो उनको अलग अलग कपड़ों में दिखाता था, जो अलग अलग कपड़ों से राजा की छवि उभारता था। करीब कहते हैं कि राजा के जो शाही चित्र थे, ये चित्र जो कहलाते थे शाही चित्र कहलाते थे, और इनको चित्रण करने का काम मतलब सालों तक चलता था। और 300 से अधिक, राजा का जो दरबार था उसमें 300 से अधिक औपचारिक चित्र थे, जिसमें राजा की अलग अलग वेशभूषाओं में होता था। और राजा कभी अपने आप को बुढ़ा नहीं दिखाना चाहता था। तो जब वो बुढ़ा हुआ, जो ये पहला चित्र है आप देख रहे हैं, इसमें छड़ी ली हुई है और सैंडल पहनी हुई है नीचे रेड कलर की, और अपने पतले पैर, इतने पतले पैर दिखा रखे हैं, लेकिन चेहरे पे झुर्रियाँ दिख रही हैं। तो लोगों ने इस बात को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि राजा कभी अपने आप को बुढ़ा दिखाना ही नहीं चाहता, वो अपने आप को यंग दिखाने के लिए उसने अपने पैरों को इतना पतला और सैंडल पहन के बिल्कुल युवा दिखना चाहा। बाद में जब ग्रीस का मैंने कहा था प्रभाव था यूरोप के ऊपर, तो वह उस समय ग्रीस का महान राजा थे अलेक्जेंडर। तो लुई 14 को यह लगा कि मैं भी अलेक्जेंडर, क्योंकि अलेक्जेंडर को भगवान का दर्जा दिया गया था और लोग भगवान की तरह उन्हें पूजते थे, तो लुई 14 को ये लगा कि क्यों ना मैं भी भगवान की तरह पूजा जाऊं। इसीलिए उन्होंने जो वहाँ की फैशन शैली थी, जो राजा जो अलेक्जेंडर कपड़े पहनते थे, या अलेक्जेंडर का जो इजिप्ट के कपड़ों का पहनावा था, वही उसने भी धारण किया। ये आप दूसरे चित्र में, जो दूसरा चित्र है इसमें यही दिखा रखा है। इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने पैसे अथाह के पैसा खर्चा, जो जनता का पैसा किसका हुआ करता था उस ज़माने में, जनता का हुआ करता था, जनता का पैसा फैशन के कपड़ों में, और जो राजा करता था फॉलो, वही फॉलो करते थे उनके दरबारी और उनके अधिकारी। तो राजा ने ढेर जो शाही नियंत्रण तो था ही, परफ्यूम्स पे, जूतों पे, विग पे, क्योंकि बाल गंजा हो चुका था तो उसने विग पहनना शुरू कर दिया, भारी भरकम विग्स। और पोर्ट्रेट्स, जो ये चित्र होते थे, जो ये पेंटिंग से बनते थे, ये कहलाते थे पोर्ट्रेट्स। ये धीरे धीरे क्या होने लगे, ये इतने बारीक होते थे, इनमें एक एक कपड़े का प्रिंट किया जाता था, इनमें एक एक फैशन का उल्लेख किया जाता था, बहुत डिटेलिंग। आप इन चित्रों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना डिटेल चित्रण किया हुआ है, एक एक कि क्या सैंडल है, क्या फर का कोट है, क्या फर के कोट पे प्रिंट है, क्या उनका क्राउन। इवन आप देखिए, अगर राजा का जो क्राउन है, आप तीसरे वाले चित्र में देखेंगे, ये अलग अलग तरह की हैट्स होती थी जो उनके क्राउन को होते थे। धीरे घुंघराले बाल होते थे बड़े बड़े, और उनके ऊपर एक विशाल विग, क्योंकि असली बाल नहीं थे, धीरे धीरे गंजे हो गए थे, तो वो विग पहनने का फैशन चला और धीरे धीरे सभी लोग विग पहनने लगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राजा के पास खुद की जो राजा के वस्त्र हुआ करते थे, वो शाही वार्डरोब यानी शाही अलमारी कहलाती थी, और राजा के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी द्वारा यूज़ नहीं किए जाते थे, बल्कि ये औपचारिक कपड़े किससे द्वारा यूज़ किए जाते थे, उनके अधिकारियों द्वारा यानी दरबारियों द्वारा। जब राजा की मृत्यु हुई तो उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया, और एक और महिला ने जो रानी थी एंटियोनेट, उन्होंने अधिकार 18वीं शताब्दी में उन्होंने पूरा मतलब शाही राज पर अपना अधिकार ले लिया और वे महारानी बनी। और आप उनके वस्त्र अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को उस समय में फ्रांस में बहुत कट्टर हुआ करते थे, वहाँ की जो सोच थी बहुत संकीर्ण थी, और उन्होंने महिलाओं को बहुत ऊपर से पतला रहना होता था। तो उसके लिए, चाहे वो महिलाओं को पतला रहने के लिए सीधा खड़े, जब वो लड़कियाँ, जब कन्याएं 13 से 14 साल की होती थी और जब वह उनके पीरियड्स शुरू होते थे, तो वे उनका शरीर फैल ना जाए, उनका शरीर चौड़ा ना हो जाए, इसलिए उनको एक
कॉर्सेट पहनना होता था। ये देखिए, आपको मैं चित्र में दिखाऊंगी कॉर्सेट। ये रानी एंटियोनेट के चित्र हैं अलग अलग, उन्होंने भी ऐसे ही चित्रण बनवाए। ये देखिए कॉर्सेट। तो ये जो महिलाएं होती थी उनको ये लकड़ी का या लोहे का होता था कई बार, ताकि उनके कमर और हिप्स ताकि चौड़े ना हो, और उनको ये पहनना होता था। और उसके ऊपर उनको भारी भरकम गाउन्स पहनने होते थे, अलग अलग फर लगाने होते थे, अलग अलग। देखिए बालों के अंदर कितने सुंदर उन लोगों ने भारी भरकम, पर इतना वजन हो जाता था इन गाउन्स पे। ये गाउन्स कितने बड़े बड़े चौड़े होते थे नीचे से, और इनको पेंसिल हील्स पहननी होती थी, ताकि जब ये महिलाएं चलती थीं तो इनको धीरे धीरे नाजुकता से चलती थी, इनको झुकना अलाउड नहीं था। उस समय इतनी संकीर्णता थी कि कोई भी जो वो टेलर होता था, जो सिलाई करने वाला होता था, वह कमरे के अंदर वो महिलाओं को बाहर जाना अलाउड नहीं था, और वह महिलाओं के लिए घर में ही आता था और वहीं उनके नाप लेके जाता था, और ये गाउन्स बनते थे। महिलाओं को बहुत धीरे धीरे चलना और नाजुकता से रहना ही होता था, ये उनके लिए एक संस्कृति बन गई थी। पर इन सब खर्चों का बोझ किस पर आया? भाई जो अभिजात वर्ग था, जो अमीर हुआ करते थे, या अमीर कौन होता था? राजा या फिर उनके दरबारी। और गरीब कौन हुआ करता था? जो खेती करने वाले किसान, या जैसे हमारे यहाँ भारत में वर्ण बटे, वैसे ही वहाँ पर भी वर्ण नहीं था, वहाँ पर वर्ग बढ़ गया। पहला सबसे उच्चतम वर्ग, उच्च वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, और धीरे धीरे निम्न वर्ग। तो ये सारा कर्जा किस पे चढ़ रहा था? निम्न वर्ग पर। तो इसीलिए धीरे धीरे कर्जे बढ़ते गए, और इसकी बहुत क्रिटिसिज्म महारानी को झेलना पड़ा। खर्चे बहुत, फैशन की नेता बनी, लेकिन अपव्यय यानी कि खर्चे बहुत इतने ज़्यादा क्रॉस कर गए लिमिट को, कि इन सब ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति आई, जबकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और लोग भूखे मर रहे थे। तो उन्होंने, महिलाओं ने घर से बाहर निकली और उन्होंने ब्रेड और बटर की खातिर, कहते हैं ब्रेड बटर यानी खाने के जो खातिर, क्योंकि उनके बच्चे भूखे मर रहे थे, उन्होंने इन वस्त्रों को महंगी खर्चीली चीज़ों पे को विद्रोह किया, और उन्होंने कहा अब हम बहुत सिंपल और साधारण वस्त्र पहनेंगे, और अब हम घर से बाहर निकलेंगे अपनी बच्चों की खातिर, और बच्चों को हम काम करेंगे। तो ये आया दौर जब महिलाओं ने जो बड़े बड़े रिबन्स थे, चोलियाँ थीं, फूलों से जो बने हुए कपड़े थे, मतलब जो बालों के डेकोरेशंस होते थे, इन सबको महिलाओं ने बिल्कुल नकार दिया सिरे से, और महिलाओं ने अपनी जो वस्त्र थे उनको बहुत साधारण किया और सिंपल किया। अब बात आती है पुरुषों की। पुरुष आमतौर पर ये आप देख रहे हैं, एक तो राजा एंटियोनेट का, राजा लुई का तो था ही, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद धीरे धीरे 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब ये फ्रांसीसी क्रांति आई, तो पुरुषों ने ये जिनको ब्रीच कहते हैं, एक कोट होता था, अंदर बास्केट होता था, और अंदर नीचे जांघिया पहनने लग गए थे। बास्केट यानी कि जो जैकेट है अंदर की, वो बहुत सजावटी होती थी, कढ़ाई होती थी, एम्ब्रॉयडरी होती थी उस पर, बहुत सुंदर सुंदर काम होता था। और जो भव्य कपड़े पहनते थे, जो अभिजात वर्ग होता था। फैशन ने फ्रांसीसी क्रांति, जैसे धीरे धीरे क्रांति आई, तो जो देशभक्ति से पूर्व तिरंगे से होते थे, उसके कलर होता था लाल, नीला और सफ़ेद। वह कलर पुरुषों के कपड़ों में आया, और पुरुष ज़्यादातर ये जो बड़े बड़े विगों को उन्होंने नकार दिया। आप देखिए इन कपड़ों में विग नहीं है, और इन्होंने सुंदर सुंदर कैप्स पहननी शुरू की। सर्दियों में ये कैप्स पहनते थे, जो अक्सर तिकोनी हुआ करती थी बाद में। और इन्होंने ब्रीच कहते हैं, ब्रीच यानी पैंट होती है एक, जो अक्सर घुटने तक की लंबी होती है, टाइट होती है, जिससे पुरुष वर्ग को ये लगता था कि हम आराम से अपना काम और अपने चलने फिरने में उनको दिक्कत नहीं होती थी। जो हाई हील के बूट्स थे वो धीरे धीरे बैलीज में कन्वर्ट हुए। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल के शूज़। अब देखिए कितने डिज़ाइनर, आप चित्र को देख के पता चलता है कि फैशन से कितना प्रभावित था फ्रांस। डिज़ाइनर कपड़े हुआ करते थे और डिज़ाइनर जूते भी वे साथ में पहना करते थे।
तो ये था हमारा कुछ फ्रेंच फैशन के बारे में। मैं आपको एक और क्लास में बताऊंगी कि जो मध्यम वर्ग होता था वो कैसे वस्त्र फ्रांस में पहनता था।